सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको समझने के लिए आइए थोड़ा मैथ्स करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जिसने इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू किया। उसके बाद उस पर एक फोर्स F लगा जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन a के साथ साथ फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच गया टाइम t में। तो इस ऑब्जेक्ट पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? वो होगा मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू m टाइम्स u। और इसका फाइनल मोमेंटम भी सिमिलरली मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी होगा, तो हम कह सकते हैं P2 इज इक्वल टू m टाइम्स v। अब इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम होगा P2 माइनस P1, या फिर mv माइनस mu, या फिर m टाइम्स v माइनस u। और इसी ही ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम क्या होगा? वो होगा m टाइम्स v माइनस u अपॉन t। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट है वो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पर अगर हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कर दें जिसको हम k बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू k टाइम्स m टाइम्स v माइनस u अपॉन t। हमें यह भी पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन से कि v माइनस यू अपॉन टी को हम a यानी कि एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो इससे हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है k टाइम्स m टाइम्स a। अब यहाँ पे हम यूनिट ऑफ फोर्स को ऐसे चूज करते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k है उसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसके लिए हम एक यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि वो द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स 1 kg टाइम्स 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे कि हमें मिलता है 1 यूनिट इज इक्वल टू k टाइम्स 1 या फिर k इज इक्वल टू 1। तो अगर k इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम डाल दें तो हमें मिलता है F इज इक्वल टू m टाइम्स a या फिर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, उसे बोलते हैं न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल N से। तो यहाँ पे हमने एक तरीका निकाला है कि एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली नेट अनबैलेंस्ड फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। जो हमने इक्वेशन अभी डिराइव करी हम उसे रीफ्रेज करके लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एफ अपॉन m, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होगा। पहला वेरिएबल ये कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, यानी कि अगर फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और दूसरा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का मास। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और कम होता जाएगा क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर नोट करने वाली एक कूल चीज़ ये भी है कि हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से उसका फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि F इज इक्वल टू m टाइम्स a। अब यहाँ पे अगर हम a को रिप्लेस करके v माइनस यू अपॉन टी लिखें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू m टाइम्स v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम रिफ्रेज करके लिख सकते हैं Ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। और अगर यहाँ पे हम f की वैल्यू 0 डाल दें तो इक्वेशन बन जाएगा mv माइनस mu इज इक्वल टू 0 या फिर v इज इक्वल टू u। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग जो है वो 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेंगी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जिस टाइप के मोशन में था वो उसी टाइप के मोशन में ही रहेगा और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और यही स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का।